आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस बयान की जांच कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 8 सालों में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों का सिर शर्म से झुक जाए। उनके बयान को सुने, फिर हम आपको वास्तविकता के करीब लेकर जाएंगे। गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। सबसे पहली बात तो यह कि आखिर ये क्या लॉजिक है कि लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जी? यदि आपने कुछ गलत किया है तो शर्म से सिर आपको झुका लेना चाहिए। नैतिकता और जवाबदेही का बोझ हमेशा लोगों पर डालने की कोई प्रथा है क्या? बस एक जेंटल रिमाइंडर आपको देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, लोगों ने आपको चुना है, आपने लोगों को नहीं चुना है। यदि प्रधानमंत्री ने पिछले 8 सालों में कुछ भी गलत किया है तो सिर्फ उन्हें ही अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए था। और आज हम 10 ऐसे रीज़न आपको बताएंगे जहां मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में और उनकी सरकार ने ऐसे काम किए जिनकी वजह से उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। रीज़न नंबर 1, प्रधानमंत्री जी शर्म से अपना सिर झुका लेने का सबसे ताज़ा कारण है कश्मीरी पंडितों की लगभग रोज़ होती हत्याएं व उनका पलायन। वास्तविक कश्मीर फाइल तो ये है जिसमें मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को मदद करने में विफल हो चुकी है। और जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं हो रही हैं और कश्मीर पंडित अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि वे लगातार कश्मीर से पलायन कर रहे हैं। जबकि मोदी सरकार ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को सीआरपीएफ कवर के साथ पूरे देश में यह कहते हुए कि उनकी जान को खतरा है, वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। किंतु कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने या उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। भाजपा शासन में पिछले साल अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने लगातार हो रही टारगेटेड किलिंग के कारण कश्मीर छोड़ना उचित समझा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के संबंध में बहुत सारे दावे किए, लेकिन 2014 और 2022 के बीच नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष ठोस उपाय नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के संबंध में 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा, लेकिन अपने 8 साल के लंबे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में कुछ भी कदम नहीं उठाए। और यह पीएम मोदी की कश्मीरी पंडितों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है, जबकि वे और उनकी पार्टी के लोग इसके विपरीत धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं करने को लेकर क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में केंद्र में उनकी सरकार के अलावा उनकी पार्टी इन 8 वर्षों में लगभग 7 वर्ष प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रही है या राज्यपाल शासन के माध्यम से राज्य की सर्वे सर्वा रही है। इसलिए यहाँ आपके पास यह कोई बहाना नहीं बनता है कि वहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर के 6000 प्रवासी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए अस्थायी घर बनाने का 2015 में अनुमोदन किया गया था, लेकिन गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक सिर्फ 304 घर ही बनाए गए। मोदी सरकार ने इस साल मार्च में कहा कि 6000 यूनिट में से सिर्फ 1025 यूनिट ही पूरी हुई हैं, जो संसद के रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से कश्मीरी पंडित तथा कश्मीरियों के मामले में असफल साबित हुए हैं। रीज़न नंबर 2, आइए प्रधानमंत्री मोदी का एक और फैक्ट चेक करें, उस व्यक्ति के द्वारा जो नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ऊंचे ख्याल रखते हैं, और वो हैं स्वयं नरेंद्र मोदी। आइए वो बयान सुनते हैं जो उन्होंने 2016 में दिया था, जहां उन्होंने स्वयं कहा था कि सिर शर्म से झुक जाता है जब भारत में दलितों पर आज भी अत्याचार होते हैं। आज भी का मतलब 2016, उस वक्त 2 साल हुए थे, जबकि अभी भी स्थिति कोई बेहतर नहीं है। आइए सुनिए। समाज में हमारी विकृतियां आज भी हमारे दलित भाइयों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, माथा शर्म से झुक जाता है। और न सिर्फ दलित बल्कि मुस्लिम के साथ क्या हुआ? अतिवादी तत्व अब फ्रिंज नहीं रहे, वह बेपरवाह होकर समाज में अपना उग्रवादी संदेश दे रहे हैं। धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वह बिना किसी डर के मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा फैला रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इन चीज़ों पर काबू करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की डींगें हाँकी थी। निश्चित ही हरिद्वार की धर्म संसद पर भी उनका ध्यान अवश्य गया होगा। इस धर्म संसद में जहरीले भाषण देने वाले वक्ताओं का ऐसे भाषण देने का पुराना इतिहास रहा है और वे सभी भाजपा के शीर्ष नेताओं से संबंध रखते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी, सरकार के बड़े चेहरों और भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों ने इन अतिवादी तत्वों को प्रोत्साहित किया। वास्तव में भाजपा के सदस्य ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए जिनमें मुसलमानों का कत्लेआम करने का आह्वान किया गया था और जिन्होंने जहरीले भाषण भी दिए, उन्हें कानून का निश्चित ही कोई डर नहीं बचा है। और ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में उदासीनता का रवैया अपनाया गया। प्रधानमंत्री जी, क्या इससे आपका सिर शर्म से नहीं झुकता है? भारत की 14% से अधिक आबादी ऐसी अनचाही बातों तथा अपनी जान जाने के खतरे को लेकर डरी हुई है। वे सभी जिनमें विवेक है, उनका सिर इन बातों से अवश्य ही शर्म से झुकेगा। इसलिए भाजपा नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों पर सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करती है और उन पर फ्रिंज एलिमेंट होने का लेबल लगा देती है, क्योंकि उसे खाड़ी देशों से आर्थिक सहयोग होने का डर है। वास्तविकता यही है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्षेप न लगाया जा सके। बहरहाल नूपुर शर्मा विवाद का पूरा मामला ही बहुत शर्मनाक है। वास्तव में हर व्यक्ति और प्रत्येक संस्था जो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के ढांचे में फिट नहीं बैठता, उन्हें गालियां दी जाती हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। भोपाल से भाजपा की सांसद तथा आतंकवाद की आरोपी साध्वी प्रज्ञा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 2019 के मध्य में हुए आम चुनाव में देशभक्त कहती हैं। चुनावी हार के डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दिल से तो वह माफ नहीं कर पाए, पर शर्म से उनका सिर भी नहीं झुका। महात्मा गांधी के लिए भी नहीं, जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी भारत में राजनीतिक लाभ के लिए लेते हैं और विदेशी धरती पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा वाली टिप्पणी के बाद भी साध्वी प्रज्ञा ने कम से कम 2 अवसरों पर गोडसे को देशभक्त कहा। फिर भी वह भाजपा में अभी तक बनी हुई हैं। क्या यह आपका सिर शर्म से झुक जाने के लिए पर्याप्त नहीं है मोदी जी? क्या तब भी नहीं जब यही सांसद खुलेआम मुसलमानों को बदनाम करती हैं? और क्या तब भी नहीं जब वह एक बलात्कार पीड़िता को कलंकित करती हैं? साध्वी प्रज्ञा को आप ही सुनिए। उन्होंने किसी के महिला के साथ, सहकर्मी के साथ ये लोभ दे करके कि हम तुम्हारी अनुकंपा नियुक्ति करवा देंगे, हम तुम्हारा सर्विस लगवा देंगे, और उनका शोषण किया। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर किसी ने लोभ दिया है, लालच दिया है, और लोभ और लालच में आकर के आपने खुद को उसको समर्पित कर दिया, 1 साल 1.5 साल हो गया, और फिर आप उसकी शिकायत करोगे, मुझे लगता है वो गलत है। पुरुष होने का दंड किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्या जिस महिला का शोषण हुआ गलती उसकी है? हर कोई जिसमें थोड़ी सी भी समझ है, इस बात पर उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इस बात पर भी आपका सिर शर्म से नहीं झुकेगा? रीज़न नंबर 3, तीसरा कारण जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को अपना सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, वो है गिरती अर्थव्यवस्था, जो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। जीएसटी को बेतरतीब तरीके से लागू करने से लेकर 30 साल में सबसे अधिक मुद्रास्फीति तक एवं भयंकर बेरोजगारी तक, मोदी सरकार भारत के इतिहास में अभी तक सर्वाधिक वित्तीय घाटे में है। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है तथा उसका आकार एक बुरा स्वरूप लेता जा रहा है। गरीबी की स्थिति तो इतनी खराब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2020 में गुजरात दौरे के समय अहमदाबाद में झुग्गियों को ढकने के लिए उनके सामने दीवार बना दी गई और अब उसे सफ़ेद सीट से ढका गया, जब पिछले महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा किया। प्रिय प्रधानमंत्री जी, क्या यह आपका सिर शर्म से झुक जाने के लिए पर्याप्त नहीं है? और यह तो आपका गृह राज्य ही है। यह वही गुजरात मॉडल है ना, जिसके कारण आप भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। विदेशी निवेशकों के समूह ने एक साथ भारत से अपना निवेश वापस ले लिया है। विदेशी निवेशकों द्वारा भारत से अपना पैसा वापस निकाल लेने के फलस्वरूप भारतीय शेयर बाजार में 1.4 लाख करोड़ का निवेश कम हो गया है, जबकि वर्ष 2008-2009 की वैश्विक महामंदी के दौरान भी सिर्फ 47,000 करोड़ रुपए ही विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से निकाले गए थे, जो वर्तमान की तुलना में सिर्फ 1/3 था। निश्चित ही आपको इस निराशाजनक आर्थिक प्रदर्शन के लिए
जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपके समर्थकों का जो तकिया कलाम है ना कि मोदी नहीं तो फिर कौन। और हाँ, हम नोटबंदी को कैसे भूल सकते हैं, उस भयंकर नोटबंदी को। और यही है रीज़न नंबर 4, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी को शर्म से सर झुकाना चाहिए। एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही थी कि लोग अपने ही खून पसीने की कमाई को बैंक से निकालने के लिए लाइन में खड़े खड़े मर रहे हैं। जब भारत में नागरिक एक भयानक संकट से गुजर रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने हम भारतीय नागरिकों का किस तरह मजाक उड़ाया। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। वाह मोदी जी वाह, नोटबंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आइए भारत की जीडीपी पर एक नज़र डालते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि भारत में नोटबंदी ने जीडीपी को जो 2016 में 8.3% थी, वह 2017 में गिरकर 6.8% रह गई। फिर 2018 में और गिरकर 6.5% रह गई और 2019-2020 में गिरकर 4% रह गई, जो 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सर्वाधिक खराब थी। वास्तव में मोदी सरकार के खुद के रोजगार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी की दर पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक 6.1% रही। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस विनाशकारी आर्थिक हालात के मापदंड महामारी के पहले के हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वास्तव में बेरोजगारी की दर कम से कम 2021 तक 6% रही है। प्रधानमंत्री जी, क्या ये आंकड़े आपके सिर को शर्म से झुका देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? यदि आप नहीं मानते हैं तो यह मैं बता देता हूँ कि आपकी नोटबंदी ने ना सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था का कत्ल कर दिया, बल्कि आप ना तो जाली नोटों को समाप्त कर पाए हैं और ना ही काले धन को वापस ले पाए हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2000 के जाली नोटों में 54% की वृद्धि हुई है और 500 के जाली नोटों में 101.9% की विशाल वृद्धि हुई है। सिर्फ यही नहीं, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार की नोटबंदी के दौरान जिस मुद्रा को मोदी द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, उसमें से 99% पुनः बैंकिंग सिस्टम में आ गई है। याद कीजिए कि सरकार ने यह सोचकर कि नोटबंदी से लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपए का कालाधन बैंकों में सफ़ेद होगा, किंतु यदि बंद किए गए सारे नोट ही बैंकों में वापस आ जाते हैं तो इससे यह साफ प्रदर्शित होता है कि काले धन को सिस्टम में लाने के लिए की गई नोटबंदी सरकार की एक ऐतिहासिक असफलता थी। रीज़न नंबर 5, कोविड जैसी संक्रामक महामारी से लड़ने के लिए जो सांस के साथ बाहर आने वाली ड्रॉपलेट के माध्यम से फैली, वे जिस सर्वाधिक अवैज्ञानिक तरीके से निपटे तथा देश से तालियां और थालियां बजवाईं एवं दिए जलवाए, इसके लिए उन्हें अवश्य अपना सिर शर्म से झुकाना चाहिए। ज्ञानवान के लिए तो छोड़िए, यदि कोई भी एक साधारण महिला या पुरुष जिसमें यदि तिलमात्र भी वैज्ञानिक सोच है तो उसका सिर शर्म से तब अवश्य झुक गया होगा जब लाखों लोग सड़कों पर नंगे पैर निकल पड़े थे। उनके पास भोजन और पानी तक नहीं था और वे भूख से मर गए, चलती ट्रेन के नीचे कुचल गए और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। मोदी जी, सारा धन्यवाद आपके बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन को। यदि आपने रात 8 बजे प्राइम टाइम घोषणा का नाटक न रचा होता तथा राज्यों को विश्वास में लिया होता, यदि आपने लोगों को परिवहन की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा समय दिया होता और थोड़ी पहले सूचना दी होती, तो सोचिए कि कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता था। प्रधानमंत्री जी, क्या यह वह समय नहीं था जब आपको अपना सिर शर्म से झुकाना चाहिए था? जब भारत में कोविड की दूसरी विनाशकारी लहर आई तो लाशें नदी में तैर रही थीं, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जब वे अस्पताल में एक साधारण बिस्तर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, उस समय यदि आप कोविड के खिलाफ जंग जीत जाने की असामयिक घोषणा नहीं करते और सरकार तैयारी करती तो स्थिति कम विनाशकारी होती। पर तब तो पूरी सरकार 2021 के प्रारंभ से ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थी। प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में भारी भीड़ ही भीड़ होने की डींगे हाँक रहे थे, जबकि अप्रैल 2021 में अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हुए थे। आप अपनी रैलियों में कह रहे थे, मैं जिधर देखता हूँ मुझे सिर ही सिर दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। निश्चय ही आपकी सरकार इन्हीं सिरों ने मिलकर बनाई थी, किंतु वे सर भी शर्म से झुक गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में कोविड के दौरान मोदी सरकार द्वारा बताए गए मृतकों की संख्या की तुलना में 47 लाख अधिक लोग कोविड से मरे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के प्रमुख वैज्ञानिक जोनाथन वॉकफील्ड ने बताया कि इस रिपोर्ट के प्रकाशन में कई महीनों की जो देरी हुई है, उसकी वजह मोदी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के
वैश्विक वैज्ञानिकों के सामने जो तर्क रखे वे बहुत ही अवैज्ञानिक थे तथा उनसे वैज्ञानिक भी बहुत असंतुष्ट थे। यह तो वैश्विक शर्मिंदगी का विषय है कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय भारत को किस प्रकार से देखता है। प्रधानमंत्री जी, क्या इससे आपका सिर शर्म से नहीं झुक रहा है? रीज़न नंबर 6, वह बात जिस पर मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपना एकाधिपत्य जताती है, तब प्रधानमंत्री का सिर शर्म से कैसे नहीं झुका जब पठानकोट एयरवेज पर आतंकी हमला हुआ और उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को उसी एयरवेज पर सर्वे हेतु आने की इजाज़त दे दी। जब चीन ने भारत के 20 सैनिकों को मार दिया और वह हमारी सीमाओं में घुस आया, किंतु प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने तक का साहस नहीं जुटा पाए। याद करिए प्रधानमंत्री के उस बयान को, ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है और ना ही कोई घुसा हुआ है। वास्तव में इस बयान के पहले भाग, ना वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, सरकार के ही उस कदम के विपरीत है जो उसने इसके 2 दिन पहले उठाया था। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद प्रेस रिलीज स्पष्ट बताती है कि चीन की ओर से नियंत्रण रेखा पर एक ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे लेकर मोदी सरकार को चेताया कि ऐसे बयानों से सीमा पर चीन की स्थिति जायज़ समझी जाएगी, जो राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। लाहौर में नवाज शरीफ के उत्सव में बिन बुलाए मेहमान बनने से लेकर भारत के एयरवेज सर्वे के लिए ISI को आमंत्रित करने तक यह सब कुछ आपने किया और चीन का नाम तक लेने से डर गए। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आप असफल रहे और लोगों को आपने मूर्ख बनाया। प्रधानमंत्री जी, क्या यह आपका सिर शर्म से झुक जाने के लिए पर्याप्त नहीं है? रीज़न नंबर 7, किसान आंदोलन। प्रधानमंत्री जी, आपको क्यों अपना सिर शर्म से झुकाना चाहिए? हम बताते हैं। भारत में खेती के तरीके को पूरी तरह से बदल देने के लिए लाए गए कृषि कानूनों को संसद में पास करते समय राज्यसभा टीवी के प्रसारण को तब बंद कर दिया गया जब विपक्ष के नेता उसका विरोध कर रहे थे। उन बिलों पर संसद की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मत विभाजन कराने की बजाय संदेहास्पद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, क्या प्रजातंत्र के मंदिर संसद में यह सब करना आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए शर्म का विषय नहीं है? किसान संगठनों के अनुसार 1 साल तक उनके द्वारा किए गए विरोध में लगभग 700 किसान मारे गए। अंततः प्रधानमंत्री मोदी ने वैसा ही किया जैसा किसान चाहते थे। उनका 1 साल तक तिरस्कार करने के बाद वह भी आपने उनसे चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में इन बिलों को वापस लेने के लिए भीख मंगवाकर, उन्हें रुलाकर और इतनी सारी यंत्रणाएं देने के बाद क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आपका सिर शर्म से झुके? देखिए यह वीडियो जो पिछले महीने ही आया है, इसमें किसान आंदोलन के दौरान 4 किसानों की हत्या कर देने का आरोपी आशीष मिश्रा है। जब उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा है उस समय वह गर्व से अपनी मूंछों को ताव दे रहा है। वह जानता था कि कैमरे चल रहे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसने ऐसा कैमरों की ओर देखकर किया। यह उन पीड़ित किसानों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। प्रधानमंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि उसका यह आत्मविश्वास कहाँ से आया? क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी ने अभी तक उसके पिता अजय मिश्रा टेनी को अपने मंत्रिमंडल से नहीं निकाला है। क्या यह सब आपको शर्मसार नहीं करता है? यदि नहीं तो प्रधानमंत्री जी, क्या यह आपकी उपलब्धि है या क्या हम कहेंगे कि आपके मुकुट में मोती में एक और मोती है? रीज़न नंबर 8, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक पुल की भांति काम करने की बजाय उनके घावों को सहलाने की बजाय आइए प्रधानमंत्री का दूसरा तरीका देखते हैं। यह बयान सुनिए। अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। और यह बयान मोदी का, ये आग लगाने वाला कौन है वह उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इस प्रकार के सांप्रदायिक आरोप लगाने वाली टिप्पणियां और एक संप्रदाय विशेष की ओर इशारा उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। उनमें और उन अंग्रेजों में क्या अंतर है जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे? यह बहुत ही साधारण बात है प्रधानमंत्री जी। असाधारण बात तो तब होती जब आप भारत के सभी समुदायों को एक साथ जोड़ते। रीज़न नंबर 9, ग्लोबल रैंकिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक वैश्विक सूचकांक या रैंकिंग क्या है। भारत की स्थिति मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में बदतर हुई है। ताज़ा लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत विश्व में 53वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 116 में से 101वें स्थान पर है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 150 में से 136वें स्थान पर है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 में भारत को बहुत असमान देश कहा गया है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस की आज़ादी में भारत 150वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको धन्यवाद। भारत गलत कारणों से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कितना कम करके बताते हैं। वास्तविकता यह है कि ये सब बातें मायने रखती हैं। रीज़न नंबर 10, 10वां कारण जिसकी वजह से मोदी को अपना सिर शर्म से झुकाना चाहिए, यह कारण है भय के वातावरण का निर्माण, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सावधानी से पोषित किया है। देश में किसी भी सरकार ने असहमति का अपराधीकरण नहीं किया है जैसा कि मोदी ने किया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए असहमति जरूरी है। देशद्रोह और यूएपीए जैसे दमनकारी कानूनों का छात्रों, पत्रकारों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरेआम उपयोग किया जा रहा है। मोदी द्वारा पेगासस जासूसी और गोदी मीडिया को तैयार करके भय का वातावरण निर्मित करना इसका प्रमुख उदाहरण है। गोदी मीडिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार से प्रश्न कर सके या उसकी कमियों को उजागर कर सके। यह सारा मीडिया हिजाब, गौमांस और मंदिर मस्जिद में लगा हुआ है ताकि एलपीजी और पेट्रोल के बढ़ते दाम, गिरती अर्थव्यवस्था, रोजगार, विदेश नीति की असफलता, किसान, कोविड से निपटने के तरीकों जैसी जरूरी चीज़ों पर बात न हो, जिसे हमने आपको बताया है। क्या इन विषयों पर प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि दुनिया भर के प्रजातांत्रिक देशों में अपनाई जाने वाली मूल प्रक्रिया है? हाँ, जब प्रधानमंत्री किसी प्रजातांत्रिक देश के दौरे पर जाते हैं तब की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वे विदेशी मीडिया को विदेशी धरती पर चुप करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा ही जर्मनी के बर्लिन में हुआ, जहां मोदी जी पिछले महीने गए थे। जर्मनी के शीर्ष संपादक के इस ट्वीट को देखिए। उसमें कहा गया है कि मोदी और जर्मनी के चांसलर प्रेस मीट में कोई प्रश्न नहीं लेंगे, क्योंकि भारत की ओर से ऐसा आग्रह किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री द्वारा इतनी गैर जिम्मेदारी, औरों को भी डर में रखते हैं और खुद भी डर में रहते हैं। डर का यह वातावरण प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बनाया है। तो प्रधानमंत्री जी, इसलिए आपका सिर शर्म से झुकना चाहिए, क्योंकि डर का यह वातावरण आपका ही बनाया हुआ है। बहरहाल, शर्म से सिर झुकाने में क्या गलत है? शर्मिंदा होना यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति विवेकवान है। शायद एक यही सबसे बड़ा कारण है हम सबके शर्मिंदा होने का, कि मोदी सरकार ने इन 8 वर्षों में भारत देश को शर्म से झुका दिया। हम शर्म महसूस नहीं करते हैं जब लाशें नदियों में तैरती हैं। हमें तब भी शर्म नहीं आती जब प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाते हैं। क्या तब हमारा सिर शर्म से सर्वाधिक झुकता है जब बुजुर्ग ठंड से मर जाते हैं? तब भी सत्ताधीशों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्या इसमें हम शर्मिंदा नहीं हुए हैं? हमारा सिर सबसे अधिक तो शर्म से तब झुक जाता है जब हम मुसलमानों का राक्षसीकरण करने में शर्मिंदा नहीं होते। गोदी मीडिया ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं। वह हमें शर्मसार नहीं करता। प्रधानमंत्री जी इशारों और मुहावरों में एक वर्ग को यह जता देते हैं कि वे अलग हैं। यह हमें शर्मिंदा नहीं करता। यह दुखद है कि सत्तारूढ़ व्यवस्था के इकोसिस्टम द्वारा समर्थित और प्रधानमंत्री की चुप्पी से प्रेरित रोजाना बर्बरता से अल्पसंख्यकों को दबाने वाला वर्ग शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि यह सब करके गर्व महसूस करता है। यह सचमुच शर्मनाक है कि किस तरह प्रधानमंत्री ने भारत को शर्म से झुका दिया है। भारतीय परिवारों में बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि जब बिल्ली दूध पीती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। यही बात समुचित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के भ्रामक दावों को समझाने के लिए भी उपयुक्त है। भारत का सिर शर्म से झुकने का उन्हें कोई कारण दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री जी, अपनी आंखें खोलिए, जिसके लिए हमने आपको 10 मुख्य कारण गिनाए हैं।